इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन arithmetic progression with common difference 2. Also, let b1 b2 b3 be a sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If a1 equal to b1 equal to c, then number of all possible values of c for which this equality holds for some positive integer n is dash. This equality can be written as 2 into n by 2 into 2c plus n minus 1 into 2. Here I have taken the first term as c. This is equal to c into 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1. That is, I get 2nc plus n into n minus 1 into 2 equal to c into 2 power n minus 1. That is, c is equal to 2 into n into n minus 1 upon 2 power n minus 2n minus 1. ये क्लियर है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो n की बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए तो पक्का ये इससे बड़ा आएगा, और c की वैल्यू क्योंकि इंटीजर ही अलाउड है, क्योंकि कहा गया था a1 इज इंटीजर, b1 इज इंटीजर, दैट इज c इज आल्सो इंटीजर, तो n की वैल्यूज कुछ लिमिटेड ही ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए c की वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के देखें और कब कब c की वैल्यू इंटीजर आएगी हम वो देख लें। ऐसे पुट करके चलना, n तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि जब n ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा और उसके बाद c की वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं पाएगी। लेकिन स्टिल दिक्कत ये है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो कहां तक हम पुट करेंगे, वो एक दिक्कत वाला काम होगा। तो इसके लिए मैं देख लेता हूं कि ये इससे बड़ा n के किन वैल्यूज के लिए हो सकता है। मैं n की केवल वही वाली वैल्यूज ट्राई करूंगा। तो इसके लिए 2n इंटू n minus 1 should be greater than equal to 2 power n minus 2n minus 1 होना चाहिए। That is 2n square minus 2n should be greater than equal to 2 power n minus 2n minus 1 होना चाहिए। That is 2n square plus 1 is greater than equal to 2 power n होना चाहिए। Clearly possible value of n are 1 2 3 up to 6, क्योंकि 7 पुट करने पर ये 99 बन जाएगा और ये 128 बन जाएगा, और इसका मतलब हो गया 7 और 7 से आगे वाली वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब हो गया कि 7 या 7 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये इससे छोटा हो जाएगा और c की वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं पाएगी। तो ये इससे बड़ा केवल n की इन वैल्यूज के लिए ही। अब मेनली मेरे को c की वैल्यू इंटीजर भी चाहिए, तो मैं अब ट्राई करता हूं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में से किस किस n की वैल्यू के लिए c इंटीजर बनता है। n की वैल्यू 1 तो क्लियरली अलाउड नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू तब 0 आ जाएगी, and according to question c is a positive integer. n की वैल्यू 2 लेता हूं तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा -1। अगेन नॉट अलाउड, क्योंकि c
पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। n की वैल्यू 3 ट्राई करता हूं। n इज इक्वल टू 3 के लिए ऊपर आएगा 12, नीचे आएगा 1, हेंस 12, हेंस n इक्वल टू 3 इज अलाउड। n इक्वल टू 4 के लिए ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 7, again it is not integer, therefore n equal to 4 is also not allowed। n equal to 5 के लिए ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 21, अगेन नॉट इंटीजर। आप देख सकते हो कि ऊपर n की वैल्यू बढ़ने से ये बढ़ तो रहा है, लेकिन नीचे में n की वैल्यू बढ़ने से इसकी बढ़ने की स्पीड ज्यादा है। अब लास्ट वैल्यू ट्राई करनी है n इक्वल टू 6 के। n इक्वल टू 6 के लिए ऊपर आएगा 60, नीचे आएगा 53, अगेन नॉट इंटीजर। Hence the only possible case is when n equal to 3, the value of c becomes 12. Hence this equality holds only for n equal to 3. One value of n, because you have got one value of c, therefore the number of possible value of c is 1. Therefore 1 is the answer of this question। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f टेक्स द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 2r be a function defined by this where alpha and beta belongs to 0 to 2 are such that x belongs to 0 to 2, fx is greater than equal to 0, and this is equal to the closed interval alpha to beta, then the value of beta minus alpha is। यहां से क्लियर है हमने x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कि fx ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और अल्फा जो है x की मिनिमम वैल्यू होगी, जिसके लिए fx ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। बीटा x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसके लिए fx ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, and once alpha and beta are found, beta minus alpha is easy to find। हमने 0 से लेकर 2 तक की वो सारी वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए fx ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि सब जगह पाई x आया है, मैं पाई x को t मान लेता हूं, क्योंकि एक बार t की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर x की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी। लेकिन पाई x को t मानने से क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा। तो क्योंकि x का इंटरवल 0 to 2 है, तो t का इंटरवल 0 to 2 पाई हो जाएगा, एंड द क्वेश्चन विल बिकम ft is equal to 3 minus sin 2t into sin t minus pi by 4 minus sin 3t plus pi by 4। और ये क्लियर है कि ये pi by 4 को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि यदि मैं t minus pi by 4 को लैम्डा पुट कर दूं, यहां से लैम्डा खत्म हो जाएगा, और यहां भी जब t की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस लैम्डा पुट करूंगा तो यहाँ पे पाई प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उस तरीके से वहां भी पाई बाय 4 खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी जब t की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस लैम्डा रखूंगा तो यहाँ भी पाई बाय 2 प्लस 2 लैम्डा आएगा, तो वो cos 2 लैम्डा बन जाएगा। मींस एज ए होल पाई बाय 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा यदि मैं t माइनस पाई बाय 4 को लैम्डा रख देता हूं। ऑल्सो t की वैल्यू 0 to 2 पाई थी, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी
minus pi by 4 to 2 pi minus pi by 4, that is 7 pi by 4. That is, I get f lambda is equal to 3 माइनस टी की इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आएगा साइन 2 लैम्डा प्लस पाई बाय 2, दैट इज cos 2 लैम्डा इनटू साइन लैम्डा माइनस साइन, यहां टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा प्लस पाई, दैट इज प्लस साइन 3 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस cos 2 लैम्डा into sin lambda plus 3 sin lambda minus 4 sin cube lambda, that is equal to sin lambda into 3 minus cos 2 lambda plus 3 minus 4 sin square lambda. This is equal to sin lambda into 6 minus cos 2 lambda minus 4 sin square lambda. ये तो क्लियर है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4, तो ये वाला पार्ट तो पक्का पॉजिटिव हो गया। मेनली बस लैम्डा के जिन वैल्यूज के लिए साइन लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा, उन वैल्यूज के लिए एफ लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू है माइनस पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, 0 से लेकर पाई तक जब लैम्डा वेरी करेगा तो साइन लैम्डा पॉजिटिव होगा। तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल पाई, और लैम्डा की रेंज निकल गई तो इसकी हेल्प से टी की रेंज निकल जाएगी, और टी की रेंज निकल गई तो फिर पाई एक्स की भी रेंज निकल जाएगी। लेट अस प्रोसीड फर्दर। लैम्डा की वैल्यू आई है 0 to पाई, देखो टी माइनस पाई बाय 4 की रेंज आ गई 0 to पाई, दैट इज टी लाइज बिटवीन पाई बाय 4 and 5 pi by 4, that is pi x lie between pi by 4 and 5 pi by 4, that is x lies between 1 by 4 and 5 by 4. Hence from here I can say alpha is 1 by 4, beta is 5 by 4, therefore beta minus alpha is 5 by 4 minus 1 by 4, that is 1. Hence the answer of this question is 1. इस क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्रायंगल PQR let A vector is equal to QR, B is equal to RP, C is equal to PQ. If this information is given to you, you have to find the value of mod of A cross B whole square. तो पहले मैं फिगर ड्रा करता हूं। This is the triangle PQR, this is the vector A, this is the vector B, and this is the vector C, and the length of this is 3, length of this is 4, this is not known to you, and using this information you have to find the value of mod of A cross B. A और B की लेंथ तो पता ही है मेरे को, मेनली मेरे को A और B के बीच का एंगल मिल जाए, दैट इज ये वाला एंगल मिल जाए तो हम आसानी से मॉड ऑफ A क्रॉस B होल स्क्वायर निकाल पाएंगे।
ये क्लियर है, a plus b plus c is 0 from this figure. Actually this question can be done in two ways and both the ways are equally good. एक वे होगा कि मैं मॉड ए और मॉड बी वैल्यू पुट कर दूंगा, ऊपर में जो ए डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी है सबको मैं ए डॉट बी में कन्वर्ट कर लूंगा, और जब मैं सबको ए डॉट बी में कन्वर्ट कर लूंगा तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर होता है। इस बात को यूज करते हुए हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अब ए डॉट सी और बी डॉट सी दोनों को मैं ए डॉट बी में कन्वर्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। टू कन्वर्ट ए डॉट सी in terms of a dot b, I take dot product with a on both sides. I get a square plus a dot b plus a dot c is equal to 0. Hence the value of a dot c is equal to -9 minus a dot b. और अब b डॉट c को भी मैं a डॉट b में कन्वर्ट करूंगा। b डॉट c की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ मैं b से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो आई गेट a डॉट b प्लस b स्क्वायर प्लस b डॉट c इक्वल टू 0, दैट इज b डॉट c इज इक्वल टू -16 माइनस a डॉट, एंड इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट करूंगा a डॉट सी माइनस a डॉट बी लिख कर इसको, क्योंकि a डॉट सी की वैल्यू -9 माइनस a डॉट बी थी, hence I get -9 minus a dot b minus a dot b upon b dot c की वैल्यू -16 माइनस a dot b थी, a dot c की वैल्यू अगेन -9 माइनस a dot b रखी माइनस, अब b dot c की वैल्यू -16 माइनस a dot b है, तो यहाँ पे आएगा +16 प्लस a dot b is equal to 3/7. Hence I get -9 minus 2 a dot b into 7 is equal to 21. That is a dot b is equal to -6. Using this value of a dot b in the formula mod of a cross b whole square equal to a square b square minus a dot b whole square, I get 9 into 16 minus -6 whole square, 144 minus 36, that is equal to 108. Else I could do in this way also, that because a plus b plus c is 0, hence a can be written as -b minus c. Similarly, c की वैल्यू -a minus b रखेंगे। इसको यूज करते हुए मैं मॉड c की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा, क्योंकि जब मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट करूंगा तो आई विल गेट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि यहां वैल्यू पुट करो
it is easy to see, you will get b square minus e square upon c की वैल्यू माइनस ए माइनस बी जो कि यहां से निकलेगी वो पुट करो तो आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3/7. Hence I get 7b square minus 7c square equal to 3b square minus 3a. That is I get 7c square equal to 4b square plus 3a square. That is 7c square equal to 4 into 16 plus 3 into 9. 7c square equal to 91. That is c square equal to c equal to under root 30. अब again using a cross b whole square equal to a square b square minus a dot b whole square, that is 9 into 16 minus ये वाला एंगल क्योंकि पाई माइनस आर होगा इसलिए लिखा जाएगा 3 into 4 into cos pi minus r whole square, that is 144 minus, and from here it is very easy to see using cosine formula, that is 2 into 3 into 4 into cos r is equal to 3 square plus 4 square minus ये जो c की वैल्यू मैंने √13 कैलकुलेट की थी यहाँ पे मैंने पुट कर दी, √13 square is 13. Hence I have got 144 minus 6 square, that is 144 minus 36 equal to 108. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर ए पॉलिनोमियल gx with real coefficients mg denotes the number of distinct real roots of gx. आगे बोला गया है कि f is the set of all polynomials with real coefficients defined by this. s के अंदर जो polynomials आएंगे वो आएंगे in the form of x square minus 1 whole square into this thing where a0 a1 a2 a3 are all real numbers. आगे बोला गया है यदि f कोई पॉलिनोमियल हो तो f डैश और f डबल डैश इसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, तो mf डैश प्लस mf डबल डैश वेयर f बिलोंग्स टू s की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि f इज एनी पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेट s. mf डैश का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f डैश x इक्वल 0 और mf डबल डैश का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इक्वल टू 0. मतलब कि हमने इसके रूट्स प्लस इसके रूट्स की सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि मेरे सॉल्यूशंस में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी, उसी प्रॉमिस को रखते हुए you can easily see the difference between my solutions and other solutions given in the. इस क्वेश्चन में मैं एक थ्योरम यूज करने जा रहा हूं which is drawn from the theorem Rolle's theorem. इस टाइम तो मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसका डिटेल आपको मेरे रोल्स थ्योरम के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा. और वैसे आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा भी जरूर होगा कि between any two roots of a given equation there is at least one root of the derivative equation. That is, suppose अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं. सपोज वो इक्वेशन है
एच एक्स इक्वल 0। यदि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में एच डैश एक्स इक्वल 0 इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। और एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि यदि अल्फा एच एक्स का 2 बार रिपीटेड रूट है तो अल्फा डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का एक बार रूट जरूर बनेगा। दैट इज अल्फा यदि ओरिजिनल इक्वेशन का n टाइम्स रूट है तो अल्फा डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का पक्का n-1 टाइम्स रूट जरूर होगा। ये कॉन्सेप्ट सारे आपको पता होने चाहिए। Because every polynomial f is of this form, I take fx is equal to x square minus 1 whole square into a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube। अब क्योंकि मैं डेरिवेटिव के नंबर ऑफ रूट्स को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो प्रेजेंटली इसके जो रूट्स हैं वो 1 2 बार है, -1 2 बार है और कुछ रूट्स इसके भी हो सकते हैं। मतलब कि डिस्टिंक्ट रूट्स में 1 आएगा, -1 आएगा और इसके भी कुछ रूट्स आ सकते हैं। रूट्स से हर बार मेरा मतलब रियल रूट्स से है। पर यदि यहां से कुछ रूट्स मिले तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी अभी बताया था, जो डेरिवेटिव में इक्वेशन आएगी उसके रूट्स 1 और -1 के सिवा और भी हो जाएंगे। तो इसलिए टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश मैं ऐसा पॉलिनोमियल मानना चाहूंगा जिसके कोई रियल रूट हो ही ना, लेकिन स्टिल इसके रूट्स नहीं होंगे तो भी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 का कोई रूट नहीं है, लेकिन 2x इक्वल 0 इस इक्वेशन का एक रूट है। इसलिए फॉर श्योरिटी पर्पस मैं ऐसा पॉलिनोमियल चाहता हूं कि डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का रूट हो ही ना। वो एक सिंपल पॉसिबल केस है कि a0 को मैं 1 ले लूं, a1 a2 a3 को मैं 0 ले लूं, तो उस केस में fx बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1। और ये बन गया तो इसके रूट क्लियरली -1 और 1 है। एग्रीड -1 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, लेकिन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट तो केवल 2 ही है। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स के -1 इंटू 2x इक्वल 0। क्लियरली इसके रूट्स हो गए 1 -1 और 0। और क्योंकि इसके रूट्स हैं -1 0 और 1, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट आई जस्ट टोल्ड यू, एफ डबल डैश एक्स इक्वल 0 के -1 और 0 के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा। 0 और 1 के बीच में भी कम से कम एक रूट जरूर होगा। अब एफ डबल डैश एक्स का -1 और 1 रूट नहीं होगा क्योंकि 1 इसके अंदर केवल एक बार रूट बना है, -1 भी एक बार रूट बना है। यदि -1 इसका 2 बार होता तो डेरिवेटिव का एक बार बनता, लेकिन -1 और 1 एक बार है, इसलिए डेरिवेटिव के -1 और 1 रूट नहीं बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द
कॉन्सेप्ट आई जस्ट नॉट टोल्ड यू, -1 और 0 के बीच में भी इसका कम से कम एक रूट होगा, 0 और 1 के बीच में भी कम से कम एक रूट होगा। लेकिन ये भी क्लियर है कि डबल डेरिवेटिव में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का -1 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होगा, 0 और 1 के बीच में भी एग्जैक्टली एक रूट होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये तो मैंने बोला है विदाउट कैलकुलेशन, अदरवाइज आप कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हो कि डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के रूट्स में से एक -1 और 0 के बीच में होगा, दूसरा 0 और 1 के बीच का होगा। क्लियरली f डबल डैश x इज 4 into x square -1 into 1 plus x into 2x equal to 0. That is 4 into 3x square -1 equal 0. That is x equal to 1 by root 3 and -1 by root 3. और वैसे भी मेरे को पता ही था कि एक रूट इनके बीच में निकलने वाला है, एक रूट 0 और 1 के बीच में निकलने वाला है। तो f डबल डैश x के 2 रूट निकले, f डैश x वाली इक्वेशन के 3 रूट्स निकले। तो 3 + 2 5, 5 इज द मिनिमम वैल्यू। ध्यान से 5 मिनिमम इसलिए है क्योंकि मैंने a0, a1, a2, a3 ऐसे निकाले हैं ताकि इसका कोई रूट हो ही ना, क्योंकि इसका कोई रूट नहीं होगा तो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का 2 रूट्स के बीच में एक रूट वाला कॉन्सेप्ट लग ही नहीं पाएगा। और मैंने लिया भी a0 = 1 है ताकि डेरिवेटिव में इसी के रूट्स इन्वॉल्व हों। 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स सोचे कि मैंने a0, a1, a2, a3 सबको मैंने 0 ही क्यों नहीं मान लिया, लेकिन ध्यान दो यदि मैं a0, a1, a2, a3 सबको 0 ले लेता हूं तो ये वाला पॉलिनोमियल (0 = 0) बन जाएगा। दैट इज a0, a1, a2, a3 यदि मैं 0 ले लेता हूं तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि उस केस में एवरी नंबर इज रूट ऑफ दिस equation. Then in that case this and this both will become infinite, and actually I have to find the minimum possible value of this, hence the answer is 5. इस क्वेश्चन में कहा गया है let e denote the base of the natural logarithm, the value of real number a for which right hand limit of this is equal to a non-zero real number. To do this question presently clear है कि ये 0/0 वाली फॉर्म में है if a is positive. ध्यान दो यदि a की वैल्यू 0 हुई या a की वैल्यू नेगेटिव हुई, उस केस में ये लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी। इसलिए 0 और <0 are not allowed because you have to find the value of a so that the limit is non-zero real number. यदि ये छोटी सी बात भी आपको समझ नहीं आई है तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि मेरे लिमिट्स के वीडियो लेक्चर को आप देखिए। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि a पॉजिटिव है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, लिमिट इज इक्वल टू limit x tends to 0 plus
e to the power log of 1 minus x to the power 1 by x minus upon x to the power a. Limit x tends to 0 plus taking e to the power minus 1 common, I get e to the power log of 1 minus x to the power 1 by x plus 1 minus 1 upon x to the power a. दिस इज इक्वल टू, अब ये क्लियर है कि एज x टेंड्स टू 0 प्लस ये e टू द पावर माइनस 1 को टेंड कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट माइनस 1 को टेंड करेगा, हेंस ये पूरा पार्ट 0 को टेंड करेगा, और इसलिए for using the formula e power x minus 1 by x limit x tends 0 equal to 1, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए I get e to power log of 1 minus x to the power 1 by x plus 1 minus 1 upon log of 1 minus x to the power 1 by x plus 1 मैंने इस पूरे से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपॉन x टू द पावर a, और क्योंकि ये वाला पार्ट 0 को टेंड कर रहा है, therefore using this formula this part becomes 1, और मैं ये जानता हूं कि लिमिट के किसी क्वेश्चन में यदि किसी एक पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, तो केवल उस पार्ट की लिमिट लेना अलाउड होता है। वैसे आपको पता होगा लिमिट के क्वेश्चन के किसी एक पार्ट की लिमिट डायरेक्टली लेना हमेशा अलाउड नहीं होता, लेकिन यदि वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो, तो उस पार्ट की लिमिट लेना अलाउड है। ये बन गया 1, एंड फर्दर आई गेट लिमिट x टेंड्स 0 प्लस log of 1 minus x upon x plus 1 upon x to the power a, that is 1 by e limit x tends 0 log of 1 minus x plus x upon x to the power a plus 1। क्योंकि ये क्वेश्चन 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है, इसलिए फर्दर आई विल यूज लॉपिटल्स रूल, जिसको कि आप एल हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हो, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसकी लॉपिटल्स रूल है, और उसके हिसाब से यदि 0.0 वाले फॉर्म में क्वेश्चन हो तो ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाता है। तो आई गेट -1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर a, लेकिन स्टिल ये 0.0 वाली फॉर्म में है। I get 1 upon 1 minus x whole square minus upon a plus 1 into a into x to the power a minus 1। क्लियर है, न्यूमरेटर की लिमिट -1 है। अब a की वैल्यू
0 और 1 के बीच की हुई तो अगेन इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर -इंफिनिटी आ जाएगा। और क्योंकि मैं आंसर चाहता हूं नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब ही है कि नॉन जीरो फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर। और फाइनाइट नंबर केवल तब मिलेगा यदि a की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यदि a की वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1 हो गया तो फाइनल आंसर विल बी -1/2e। ध्यान देना यदि a की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 टू द पावर 0 वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि x 0 को टेंड कर रहा है तो भी ये 0 टू द पावर 0 वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, इसके लिए अगेन मेरे थ्योरी वाले लेक्चर पे जाइए। Finally, I have got the answer -1/2e, and this answer will be there if a is 1. Hence, the answer of this question becomes 1.